एजुकेशन एंड इंफॉर्मेटिक्स। तो आज हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो दो बचे हुए ऑर्गन्स और सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है? दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। भी हमने देखा था कि जो ईआर है वो प्रोटीन और लिपिड का निर्माण करता है। ठीक है, फिर ये प्रोटीन और लिपिड कहाँ जाता है? गोल्जी एपरेटस के पास जाता है। ठीक है, गोल्जी एपरेटस क्या करता है? इनकी पैकेजिंग करता है। ठीक है, पैकेजिंग करके ये क्या बना देता है? लाइसोसोम बना देता है ना, उसे हम कहते हैं लाइसोसोम। मतलब उन्हें हम प्रोटीन, मतलब उनको पैकेजिंग कर देता है, उनको ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। लेकिन जब ईआर है वो एंजाइम बनाएगी और एंजाइम फिर जाकर गोल्जी एपरेटस के पास जाएंगे, तो गोल्जी एपरेटस इनको पैकेज कर देगा और जो स्ट्रक्चर बनेगी उससे हम कहते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम किससे बना हुआ है? ईआर और गोल्जी एपरेटस से बना हुआ है। ठीक है, तो लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं इसमें लाइसोसोम में, तो उनका निर्माण कौन करता है? उनका निर्माण करता है ईआर। और जो पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग करने का काम कौन करता है? गोल्जी एपरेटस। ठीक है, द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी ए वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। मतलब जो एक आइसोलेटेड लाइसोसोम है, उसके अंदर, उसके मेम्ब्रेन के अंदर जो है कौन कौन से, ऑलमोस्ट सभी टाइप के, ऑल टाइप्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। जैसे यदि हमें लिपिड का हाइड्रोलाइसिस करना है तो लाइपेज होता है एंजाइम, वो प्रेजेंट होता है लाइसोसोम में। ठीक है, प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करना है उसका, तो उसके लिए एंजाइम होता है प्रोटीएज। तो ये सभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑल टाइप के। अब न्यूक्लिक एसिड को भी हाइड्रोलाइसिस करना है तो न्यूक्लिएज, इन मतलब ये सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किस में होते हैं? लाइसोसोम्स में होते हैं ना। लगभग 100 से भी ज़्यादा टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे सेल के अंदर। ठीक है, और जो ग्लैंड्स जो होती है, ग्रंथियाँ जो होती है हमारे शरीर की, उनमें उनकी सेल्स में लाइसोसोम है वो बहुत अधिक क्वांटिटी में पाई जाती है। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। अभी याद रखना है कि ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जितने भी है, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस और कार्बोहाइड्रेट्स क्या कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइसिस करता है। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये एक पर्टिकुलर पीएच पर ही क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। और वो पीएच कौन सी होती है? एसिडिक पीएच। तो याद रखना, जब एसिडिक पीएच होगी तभी ये क्या होगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो एक्टिव होंगे। तो ये भी याद रखना है कि लाइसोसोम की जो पीएच है वो कैसी होती है? एसिडिक होती है, मतलब 7 से कम होती है पीएच। ठीक है, आगे चलते हैं। दीज एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो उनको, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, हमारे जो मील में जो प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट कौन करता है? उनको डाइजेस्ट करता है इनमें लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो कि एसिडिक पीएच पर क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। ठीक है, एसिडिक पीएच, याद रखना है कि एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं। ठीक है, और लाइसोसोम हो गया। अब हम देखेंगे वैक्यूल्स। जो चौथा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो चौथा ऑर्गन है वो है वैक्यूल्स। ठीक है, तो वैक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। मतलब एक साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड एक स्पेस होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं वैक्यूल्स। इट कंटेन्स वाटर, शेप, extremely product and other material है ना, excretory product and other material not useful for the cells। मतलब सेल के अंदर वाटर जो है वो किसमें कंटेन होता है? वो वैक्यूल्स में कंटेन होता है। शेप मतलब जो भी, मान लो
ग्लूकोज है, ग्लूकोज को वाटर के अंदर डाल देता है तो वो कहलाता है सेप। तो ये जो सेप जो है ये इसको भी स्टोर करके कौन रखता है, वैक्यूल्स रखता है। और जितने भी एक्सिटरी पार्ट होता है जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, जितने भी एक्सिटरी पार्ट है, ठीक है, वो भी वैक्यूल्स क्या करती है, स्टोर करके रखती है। और अदर जो पार्टिकल्स है, अदर जो मटेरियल है जो हमारे सेल के लिए यूजफुल नहीं है, वो भी किस में होते हैं, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। द वैक्यूल इज फाउंड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो ये जो वैक्यूल होती है एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, अराउंड उसके चारों अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये नाम याद रखना है, टोनोप्लास्ट। तो इसे पूछ सकते हैं कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है। ये बहुत जो प्लांट होती है उसकी फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टोनोप्लास्ट। तो याद रखना है कि टोनोप्लास्ट होती है वैक्यूल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती, जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ वैक्यूल वॉल्यूम ऑफ द सेल। मतलब प्लांट सेल जो होती है उसमें जो 90% वॉल्यूम है वो ये जो वैक्यूल है वो ऑप्टिमाइज करती है, ठीक है। मतलब इतनी बड़ी होती है प्लांट सेल में सबसे बड़ी वैक्यूल होती है, और एनिमल सेल में छोटी छोटी वैक्यूल्स होती है, ठीक है। तो ये 90% पार्ट जो है वॉल्यूम का वो ऑक्यूपाई करती है कौन, वैक्यूल्स करती है, किसमें, प्लांट सेल में। ये याद रखना है, ठीक है। और इसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी याद रखना है, टोनोप्लास्ट है, उसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट facilitates the transport of a number of ions and other materials against concentration gradient into the vacuole। ये जो टोनोप्लास्ट जो है ना मेम्ब्रेन होती है, जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, तो वो क्या होती है कि जो आयंस जो होते हैं सेल के अंदर, जो आयन है उनका क्या करती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग। मतलब ये एक सेल है, सेल के अंदर ये वैक्यूल होगी, तो अगर साइटोप्लाज्म में जो आयंस की क्या है, डेफिशिएंसी है, तो ये टोनोप्लास्ट क्या करेगा, टोनोप्लास्ट अपने अंदर जो आयंस है उस आयन, तो मतलब टोनोप्लास्ट के अंदर तो बहुत सारे आयंस है, तो उन यहाँ पर आयन का ग्रेडियंट है वो ज़्यादा होगा, किसके अकॉर्डिंग, साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ से है ना ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग टोनोप्लास्ट क्या करेगा, अपने अंदर से आयंस को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये वर्क होता है टोनोप्लास्ट का या वैक्यूल का, कह सकते हैं। आयन को है ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग क्या करना, साइटोप्लाज्म में सिक्रीट करना, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वैक्यूल का, ठीक है। Hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the साइटोप्लाज्म। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो आयंस हैं, आयंस का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो वैक्यूल के अंदर ज़्यादा होता है ना, बिसाइड साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म में जो आयन का कंसंट्रेशन है वो कम होता है, किससे, वैक्यूल के अंदर जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। आगे देखते हैं, अब लास्ट है, ठीक है। ये वैक्यूल है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे एग्जाम्स के लिए, मतलब एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में से, और वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो हमने ये सारा कवर कर लिया, ठीक है। इन अमीबा द contractile vacuole is important for the osmoregulation and excretion। तो मतलब अमीबा है, अमीबा में एक अलग टाइप की एक वैक्यूल पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो अमीबा को मूव भी कराती है, मतलब मूव कराने में भी, मतलब अमीबा को मूव कराने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल करती है ना, प्ले करती है। और साथ ही साथ जो अमीबा होती है वो वाटर के अंदर होती है, तो वाटर में जो कंसंट्रेशन लेवल है वो कम होता है सेल से,
तो सेल के अंदर वाटर है वो इंपोर्ट हो सकता है, मतलब आ सकता है, लेकिन अमीबा है वो वाटर के अंदर रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंशिएस होने के कारण भी जो सेल के अंदर है वो वाटर को आने से रोकता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो अमीबा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वही इसी के कारण कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के कारण ही जो अमीबा है वो फ्रेश वाटर में क्या हो सकता है, मूव कर सकता है या फ्लोट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ किस में पाई जाती है, अमीबा में पाई जाती है। और वो किस में पाया जाता है, मतलब किस, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो अमीबा में पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है, ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन मतलब जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है उसी के कारण क्या होता है, वाटर है वो सेल के अंदर और बाहर जाता है। तो उस ओस्मो रेगुलेशन क्या करती है, फॉर्म करती है। और एक्सक्रीशन में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो ये फंक्शन करती है किसमें, अमीबा में। इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्टा फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाई इंग्यूलिफाइंग द फूड पार्टिकल्स। मतलब और भी मतलब अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। और बहुत सारे प्रोटिस्ट्स हैं, प्रोटिस्टा जो है, जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके अंदर जो भी और मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर फूड वैक्यूल्स पाई जाती है। और ये क्या करती है, फूड पार्टिकल को स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो हमने लाइसोसोम कर लिया, वैक्यूल कर दिया, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को हमने कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।